सर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मम्मी है अभी यहाँ पे। नमस्ते आंटी जी। तो फिर उन्होंने क्या किया, बट मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने एक ब्रेव डिसीजन लिया कि मुझे यूपीएससी करना है। मैंने उसमें भी फेल्योर झेला। मैंने उसके बाद में सर मैंने स्टेट पीसीएस भी दिया, उसमें भी फेल्योर झेला। फिर मैंने बैंकिंग किया, उसमें भी 1 साल फेल्योर झेला। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरे से बड़ा मुझे लगता नहीं कि फेल्योर टेस्ट करने वाला और लोगों के ताने सुनने वाला और लोगों का मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ इन वर्ड्स आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ। मतलब मेरे सभी दोस्त दोस्त जो अच्छे दोस्त बनाइए, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। ऐसे दोस्त मत बनाइए जो खुद को शो ऑफ करते हैं कि यार मैं तो देख मेरे को 8 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। टॉक्सिक पीपल के साथ मत रहिए, मतलब वो आपको दे विल टेक यू नोवेयर। माय नेम इज रवि शर्मा और यार इस वीडियो में हमारे साथ है एक ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने बहुत मेहनत करके SBI PO 2021 क्लियर किया है रिसेंटली, जो 2 दिन पहले रिजल्ट आया था। तो दर्शित है उनका नाम, वो महाराष्ट्र से है। तो उनकी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके स्कोर्स भी मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। तो उनसे मुलाकात करते हैं, चलिए। तो दर्शित है हमारे साथ लाइव यहाँ पे। तो दर्शित, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। और आपने मतलब वन थैंक ऑफ यू द सो मच सर। टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया क्रैक किया, बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक किया है। तो आपको यस पहले तो कंग्रेचुलेशंस। और स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर ग्रेजुएशन में आप क्या करते थे, उसके बाद आपने क्या किया, तो थोड़ा अपना ब्रीफ में बता दीजिए। यस सर। यस सर। सर बेसिकली मैं जो हूँ, मैं पहले तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया ग्रुप पर। सर बेसिकली मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने मेरा स्कूलिंग यहाँ से किया है। एडेड हाई स्कूल नाम की स्कूल है बुल्ढाना में, वहाँ से किया है। मराठी स्कूल थी वो। और सर उसके बाद में सर मैंने 11th 12th भी यहाँ से किया है, भारत विद्यालय बुल्ढाना से। और 10th में मुझे परसेंटेज थे 96 पॉइंट समथिंग थे 10th में। और 12th में भी मुझे 81% थे साइंस स्ट्रीम में। और फिर सर उसके बाद में सर मुझे मेडिकल फील्ड के लिए जाना था। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ सर, मैं जब 12th में था उसी वक्त नीट एग्जाम आई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा स्कोर जो था नीट में, तो वो था शायद कोई 280। और मुझे बीडीएस में एडमिशन मिल गया था। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में। उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं 1 साल ड्रॉप लेता हूँ। और फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मतलब मुझे जानना तो था ही, क्योंकि मेरे 2 3 जो रिलेटिव्स थे, मेरे बड़े भैया और वो, तो वो सब लोग मेडिकल फील्ड में थे। कोई डॉक्टर था, कोई एमडी था, मतलब एमबीबीएस एमडी थे। तो मुझे वही जाना था। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। और फिर सर मैंने 1 साल जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उस वक्त मुझे थोड़ा मतलब फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था। मतलब मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, तब आप पता है आपको, जब आप प्रिपरेशन करते हो नीट की एग्जाम की और वो ड्रॉप लेके, तो उस वक्त क्या हुआ सर कि मुझे थोड़ा सा मैं काफी कम सोता था उस वक्त। तो है ना, मुझे थोड़ी एंग्जाइटी की तकलीफ हुई थी। और मुझे उस वक्त थोड़ा पैनिक पैनिक सिंड्रोम नाम का प्रॉब्लम होता है, तो वो हुआ था। तो उसकी वजह से 6 महीने बाद मैंने प्रिपरेशन पूरा छोड़ दिया। और मुझे फिर मेडिकेशंस लग गए थे। मुझे नींद ही आती नहीं थी, मैं सोता ही नहीं था मतलब। और वो 2 3 4 महीने कंटिन्यू स्लीपलेसनेस की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। और फिर मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया। तो मुझे सब प्रिपरेशन वगैरह छोड़ के मैं मेडिकेशंस पे आ गया था। और मैंने सारी प्रिपरेशन छोड़ दी। और पूरी होप्स चली गई थी लाइफ में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब ये छोड़ देते हैं। हमें अब मेरे पास कोई, सर आई एम ऑडिबल टू यू? एब्सोल्युटली ऑडिबल। यस यस। तो सर फिर मैंने होप्स छोड़ दी थी लाइफ से कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। अब तो मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे ही जीना पड़ेगा। तो सर तब मैंने 6 महीने मेडिकेशन लिया। तो मैं मेरी फैमिली मतलब मेरी मम्मी के साथ में वहाँ गया, हरिद्वार को गया। और सर मैंने वहाँ पूरा योगा और मेडिटेशन कैसे करते हैं, प्राणायाम वगैरह कैसे करते हैं, उसका नॉलेज लिया। और फिर मैं वापस आया। और फिर वापस आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी तो मेडिकल अपन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी एग्जाम भी चली गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो चलो ये भी एक अपने को लेसन मिल गया लाइफ में कि इट वाज नॉट मेड फॉर मी। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी चलो पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं और फिर बाद में डिसाइड करेंगे अपने को क्या करना है।
तो सर मैंने फिर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में सर मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में। मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से। और वहाँ पे जो कॉलेज था वो बहुत बढ़िया था। अ, और फिर वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में 3 साल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सब किया और मेरा 78% था फाइनल ईयर में। और 2017 में मैं ग्रेजुएट हो गया। 14 से 17 तक में 3 साल में ग्रेजुएट हो गया। फिर सर फिर और एक सवाल आ गया कि अब आगे क्या? बिल्कुल। मतलब जब मैंने उस सेक्टर में जॉब्स ढूँढी, मतलब मेरे जो सीनियर्स थे वगैरह सब सब लोग थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार यहाँ पे ना थोड़ा-सा जो ये है क्या बोलते हैं उसको अपना मतलब स्विचिंग ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे था। ये जॉब से वो जॉब, यहाँ से वो कंपनी, वहाँ से वो कंपनी। तो मैंने सोच लिया कि यार अभी देखो, अभी मेरी तबीयत भी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है मेरे लाइफ में चल रहा है। तो अभी लेट्स ट्राई फॉर समथिंग बिग। है मेरे पास, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनके भी सर्विस 7-8 साल बची हुई थी और फाइनेंशियली भी वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। दादा-दादी भी थे, वो भी उनको भी अच्छी पेंशन वगैरह सब थी। तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम। अभी सर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, फिर प्री भी नहीं निकला, प्री में ही फेल हो गए। फिर सर उसके बाद भी मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट में प्री निकल गया, मेंस फेल। तभी मैंने स्टेट पीसीएस का दिया, प्री दिया, मेंस दिया, उसी उसमें भी दोनों इसमें फेल। मतलब दो सत 18 और 19 2 साल, 2 साल दिया, 2 साल फेल। और फिर मैं बैंकिंग वगैरह मुझे पता भी नहीं था ज़्यादा और मैं ज़्यादा डरता था मैथ्स से। बहुत ज़्यादा मेरे को डर था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी था। मैं पहले से ही बायोलॉजी का स्टूडेंट था और मैंने 12th में भी मैंने बायोलॉजी मैथ छोड़ दिया था। मतलब आई वाज़ नॉट मैंने वो मैथ का ग्रुप ही नहीं लिया था। मेरा जनरल ग्रुप नहीं था, बायोलॉजी ग्रुप था। तो मैं डरता था मैथ से बहुत, तो मैं बैंकिंग की तरफ आना ही नहीं चाहता था। बट 2019 साल में जब वो कोविड आया, तो उस वक़्त सब एग्ज़ाम्स मतलब तभी मुझे 19 साल में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जॉब लगी एज़ अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। मतलब मेरे 10th के परसेंटेज बहुत अच्छे थे और तभी मैंने एक छोटा-सा वो हुआ था, तो वो उसमें लग गया था। उसमें मेरे को 13,000 पेमेंट था। 13,000 कुछ पेमेंट मिलता था और 13, जो जॉब थी वो 13 13, ओके। 13 हाँ, वो पार्ट टाइम जॉब था। 4 ही घंटे करना पड़ता था काम। एक्चुअल और हाँ, बस वो एज़ अ आउटसोर्सिंग ही था। बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने 2 साल का फेल्योर झेला था बहुत बड़ा। और मैं सबके लिए सबकी नज़र में मैं एक बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, तो सबकी एक्सपेक्टेशन थी मेरे से कि ये यूपीएससी करेगा, यूपीएससी में कुछ होगा। तो उसके बाद में सर क्या हुआ कि मैंने वो वर्क किया 1 साल तक, जब तक ये कोविड आया ना मार्च 2020 में, तब तक मैंने वो किया और उसके बाद में सर मैंने छोड़ दिया। मतलब मैं मेरे को एक दिन ऐसा ऐसा ये हुआ कि उन्होंने मुझे निकाला नहीं, वहाँ पे तो वो तो जॉब थी ही अच्छी वाली, बट मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व समथिंग बिग। वहाँ पे जो सर लोग थे, जो ऑलरेडी एसएससी बैंक मतलब अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्स पास करके आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार दर्शित यू हैव समथिंग डिफरेंट इन यू, यू शुड ट्राई फॉर समथिंग बिग। करेक्ट। और आप प्लीज़ ये मत करो, आप अ, आप आप हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप प्लीज़ छोड़ दो। तो सर मैं ऐसे एक दिन गया, मैंने मेरा रेज़िग्नेशन दे दिया और मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की बैंकिंग का। करेक्ट। तो क्या हुआ सर, फिर मैंने देखा यार ये एग्ज़ाम मेरे लिए हो सकती है क्योंकि इसमें 100 टू 120 मार्क्स जो है, वो मेरे हाथ के हैं। मतलब वो मैं मतलब अच्छे से ले सकता हूँ। और तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने मतलब स्कूलिंग के बाद हुँ, आपको ये था कि आप मेडिकल बैकग्राउंड में जाए, फिर लेकिन हुँ, आपको हुँ, हुँ, थोड़ा सा मतलब सेटबैक मिला जब आपको वो फिर थोड़ी हाँ, सेटबैक है। एंजाइटी इश्यूज वगैरह होने लगे, बट हाँ, हाँ, योर स्टोरी इज जी। एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने मतलब बहुत खेला है लाइफ में, स्टिल यू कम बैक स्ट्रॉन्ग यस, अगेन यस, एंड अगेन। तो वो सब चीजें यस, एग्जाम क्रैक करने से भी बड़ी चीज है कि आपने मतलब लाइफ क्रैक की है। मैं तो ये यस। कहूंगा कि मतलब हाँ सर, हाँ सर। नाउ यू कैन नॉट कभी भी आपको मतलब गिव अप करने नहीं दोगे आप खुद को, क्योंकि आपने बहुत यस, खेला है, यस सर, आपको यस। पता है कि कम बैक कैसे बहुत जला है, करना बहुत है। जला है। और आपको ये भी पता है यस, कि फेलियर्स तो बहुत आ सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं बहुत है। बहुत बहुत फेलियर सारे, बहुत जस्ट सारे, अ नॉर्मल बहुत थिंग। सारे, ठीक है, आपने यूपीएससी बहुत की, सारे, यस। आपने कभी प्री हुँ, में क्लियर किया, फिर प्री मेंस क्लियर किया, फिर आप हुँ, हुँ। पोस्ट पोस्ट ऑफिस में जॉब की, फिर आपको फिर लगा कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूँ इससे,
फिर आपने यस सर, यस सर, एक ब्रेव स्टेप लिया, आपने फिर जॉब छोड़ दी, और फिर आप यस फिर सर। थोड़ी बहुत सिमिलरली मेरी भी ऐसी स्टोरी थी जब मैं भी एक जगह जॉब करता था। आई वॉज गेटिंग अराउंड 40 हाँ। एंड स्टिल आई लेफ्ट दैट जॉब कि मुझे लग रहा था कि मैं इस साल वापस अपने आप को दे दूं। देन आई क्रैक। वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है सर, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे वहां पे करेक्ट, भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पता है, आपको टैलेंट है, आपको पता है आपके पास कैपेबिलिटी, आपको पता है आपके पास वो करेज है, आपको पता है कि आप बिल्कुल मेहनत बिल्कुल कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना बिल्कुल किसी बिल्कुल बड़ी चीज के लिए जाया जाए, ठीक है। तो लाइफ इज टू शॉर्ट, बिल्कुल प्ले बिल्कुल। स्मॉल विद योर टैलेंट्स। तो ये आपकी स्टोरी है अभी तक की। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हाँ सर, हाँ सर, तो बिल्कुल। आपका जब ये रिजल्ट आया था एसबीआई पीओ का, तो मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन और क्या माहौल था घर पे, अगर आप ब्रीफ में बताना चाहें तो। सर सर रिएक्शन तो ऐसा था कि मतलब मैंने तो मेरा रिजल्ट देखा ही नहीं। मेरी मतलब मैंने क्या किया था, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे था एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के ग्रुप में। तो मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया है। मैंने रिजल्ट देखा कि रिजल्ट आ गया है। और मुझे मुझे पता था, मतलब मेरा प्री का भी, मेंस का भी और ये फाइनल भी रिजल्ट एक ही आदमी ने देखा है। वो मेरे सर थे, एक पुणे के सर थे मेरे, प्रवीण सर करके। तो वो मुझे हमेशा गाइड करते थे, मतलब वो क्वांट क्वांट सिखाते थे मुझे बेसिकली। तो उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने मेरा प्री का रिजल्ट भी उन्होंने देखा था, मेंस का भी उन्होंने देखा था। तो मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि जब मेरा मेंस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो भी आप ही देख लेना। तो मैं ग्रुप पे लाइव था। तो तभी एक ने पीडीएफ डाला, मुझे लगा फेक पीडीएफ है बहुत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फेक पीडीएफ सर्कुलेट होते थे पहले भी। तो मैंने देखा, पर मैंने कंटिन्यू मैसेज देखे फिर, फाइनल रिजल्ट आउट, फाइनल रिजल्ट आउट, फाइनल रिजल्ट आउट। तो मैंने देखा कि यार रिजल्ट शायद आ गया है। तो मैंने साइट पे जाके देखा तो वो आया था। तो मैंने मैंने खोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खोला। मैंने बस मेरी मम्मी को बोला कि यार मम्मी देखो रिजल्ट आ चुका है, और मैं सर को कॉल करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप रिजल्ट देख लो, ठीक है। तो सर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मम्मी है अभी यहाँ पे। मस्त आंटी जी। तो फिर उन्होंने क्या किया, मैंने बोला कि मम्मी रिजल्ट आया है। तो फिर मैंने बोला सर को मैं कॉल किया हूँ और वो देख लेंगे, और मैंने मोबाइल घर पे रख दिया। और मैं बाहर चला गया। मेरे घर के पीछे के साइड में एक मंदिर है। मैंने बोला मैं वहां पे मत्था टेक के आता हूँ, और फिर आके देखता हूँ, जो अच्छा होगा बुरा होगा देख लेंगे, बिल्कुल। बाकी सब सही होगा। तो फिर मैंने मेरी मम्मी को फोन दे दिया और बोला सर का फोन आएगा, जो भी होगा बता, बस मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। बस मैं वहां पे गया, मैंने थोड़ी सी पूजा वगैरह की। और मैं बस सोच रहा था कि मेरी मम्मी अगर रो रही होंगी तो मैं पास हूँ, मेरी मम्मी अगर, मेरा मम्मी का मुंह अगर छोटा होगा तो मैं फेल हूँ। तो मैं 15, मेरे को रहा नहीं गया, मैं 15 मिनट में आ गया वापस। और मेरी मम्मी लिटरली मेरे मौसी को फोन करके रो रही थी। और मेरे को लगा, मैंने कहा हो गया सिलेक्शन हो गया। मेरे पापा तो ड्यूटी पर थे, वो आए नहीं थे। तो बस मैंने मम्मी को हक किया जोर से। और मेरे मौसी का कॉल चालू था तो उन्होंने मेरे को कांग्रेट्स किया। फिर कंटिन्यू फोन आने चालू हो गए। और उन सबको पता था, क्योंकि मेरे सब दोस्त लोगों को पता था इसका स्ट्रगल बहुत बड़ा है। और सबने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ताने भी मारे मुझे, बहुत सारे, जो बहुत सारे ऐसे बोलते थे कि तू तो कुछ कर नहीं पाएगा भाई, तेरी उम्र अब 26-27 हो गई है, कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद में ऐसे बहुत लोगों के विल विशेष के कॉल आए। मम्मी तो कंटिन्यू रो रही थी, फिर मौसी भी रो रही थी। फिर सर ने मुझे कॉल किया, देखो अपन जो अपने एफर्ट्स लिए हैं उसका चीज हो गया। और उन्होंने भी फिर बताया कि देखो इंटरव्यू में 48 मार्क्स है। तो आई वाज शॉक। मतलब देखो मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, मतलब ऐसा नहीं कि बुरा गया था, पर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 48। क्योंकि सर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था ना, तो मेरे को इंटरव्यू में सिर्फ 28 मार्क्स, मेरे को इंटरव्यू में सिर्फ 28 मार्क्स थे। तो उसकी वजह से सर मैं बहुत डर रहा था। और मैंने ये साल बहुत लोगों के लास्ट ईयर के मार्क स्कोर कार्ड देखे थे ना, तो उनको फेल किया था इंटरव्यू में। अच्छा, तो तो आपने बहुत बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके बताया कि आपके घर में क्या रॉ फीलिंग्स थी उस टाइम पे, यस और आपने भी कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखा कि रिजल्ट अभी नहीं देखना, भगवान को याद कर लेते हैं। नहीं देखना है, तो नहीं बहुत देखना, हाँ। बहुत अच्छी बात है ये। तो अब हम्म, बात करेंगे पूरी। आपने बोला कि इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट हम्म, नहीं कर रहे थे, तो हम ना इस बार हाँ सर। प्री मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे, उल्टा स्टार्ट करेंगे, पहले इंटरव्यू की फिर मेंस की और ठीक है, हाँ थोड़ा सा, हाँ क्योंकि हाँ हाँ सर। ज्यादा हम्म, इंटरव्यू में मतलब जैसे आपने हाँ, बोला कि आपके 28 मार्क्स थे, तो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था सर। अच्छा, तो आप हाँ आपने
इंटरव्यू की हाउ कम दैट 28 चेंज टू 48 इन जस्ट 1 ईयर, तो आपने क्या ऐसा हाँ इंटरव्यू के हाँ लिए प्रिपेयर यस किया, वो आप थोड़ा एक बार डिटेल में बता दीजिए। सर। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। सर लास्ट ईयर ऐसा था कि लास्ट ईयर तो मैं बहुत ही मतलब अ, खुद पे मुझे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार मैं तो यूपीएससी का बंदा हूँ, मैं तो सब क्लियर कर लूंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा वो रहता है ना, प्रत्येक हर एक आदमी को जो रहता है कि थोड़ा सा घमंड रहता है कि यार मैं यूपीएससी में इंटरव्यू निकाल लूंगा, ये बैंकिंग का तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था मैं लास्ट ईयर। और जब मैं इंटरव्यू में गया लास्ट ईयर तो मुझे मुझे लिटरली उन्होंने 4 मिनट में निकाल दिया था। 4 मिनट में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। और मेरे को तभी पता चल गया था कि अपना बैंड बज चुका है और अपन ने अब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई तू जो तेरा पिछला जो तेरा पास्ट है ना वो फिर से एक बार देख ले। जो तूने इतने फेलियर झेले तेरे को ये साल फिर से एक फेलियर मिलने वाला है। तो सर तो मैंने फिर आया रिजल्ट देखा, मेरे को पता होगा था कि अपन नहीं आएंगे। सर ये साल मेरा इंटरव्यू 22 मिनट चला, 22 मिनट्स। मैंने मैंने लिटरली बताता हूँ कि मैंने इंटरव्यू में मैं मतलब अभी तो मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी। मैंने इंटरव्यू के लिए कहीं से भी गाइडेंस नहीं लिया, कहीं से भी, मतलब कहीं से भी नहीं। जो खुद का पिछले साल का जो था कि भाई ये अपन इतना फेलियर झेला है, बस मुझे इतना पता चल गया था कि कॉन्फिडेंस इज द की, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट द की। आप अगर खुद को ऐसा पोर्ट्रे करोगे कि भाई मेरे को तो अरे मैं तो हुई आपके लिए, तो वो आपको नहीं लेगी। उनको पता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, वो लोगों ने सब देखा हुआ है। सर मैंने लास्ट ईयर ऐसे बच्चे देखे थे, इस बार भी देखे, जिन्होंने झूठ पे झूठ बोला कि किसके पापा अगर ये हो गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर अच्छी नौकरी पर भी हो गए, तो बंदा सिंपत्ति गेन करने के लिए बोल रहा था मेरे पापा दिहाड़ी लगाते हैं, मेरे पापा होटल में वेटर है, कुछ भी मतलब झूठ झूठ मूठ की बातें बताते थे। उनका भी स्कोर ऐसे ही था, फेल हो गए थे कुछ लोग, ऐसा था क्योंकि वो लोग को पता रहता है कि आपको आप में क्वालिटी है या नहीं है। आपके पापा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो गए तो वो आपको लेंगे अगर आपकी क्वालिटी है। आपके पापा बहुत कम भी हो गए तो वो आपको लेंगे, पर सिर्फ आपको चेक करते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है। तो लास्ट ईयर के इंटरव्यू में मुझे 4 मिनट में निकाल देता, बस मुझे पूछा कि आपका क्या ग्रेजुएशन वगैरह है। और मुझे पूछा कि बताओ, बोले एक बात बताओ, बोले कि अभी मेरे को वो सर इंटरव्यू में पूछा था, हाँ, कि एसबीआई और आपका आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका आपका अकाउंट कौन कौन से बैंक में है। मैंने बोल दिया मैं मेरे को पता था कि मैंने बोल दिया सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और बोले आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है। मैंने बोला सर नहीं। तो बोले आप एसबीआई में आना चाहते हो और आपको आपका ये बैंक में अकाउंट नहीं है। तो मैं इतना इतना पागल आदमी था, मैंने क्या बोल दिया, सर एसबीआई में सर्विस अच्छी नहीं मिलती। एसबीआई 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 में सर बहुत चिल्लम चपाटी होते हैं, तो मैंने इसकी वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, यू कैन गो नाउ। अच्छा। तो फिर मतलब बहुत ही मतलब वो मैंने मेरे को समझ भी नहीं आया क्या था ये। और सर उस वक्त मैंने बहुत ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था। एक मैं ऐसे शूज पहन के गया था, मुझे पता नहीं क्या मतलब मेरे दिमाग में था ओवर कॉन्फिडेंस। पर वो लास्ट ईयर बहुत ही घटिया था। पर वो अच्छा है कि लाइफ आपको सिखा देती है कि आप थोड़ा सा उड़ रहे हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल सर, लाइफ बिल्कुल। ग्रेट थोड़ा सा लेवल जमीन पे लेवल लाने पे का ले जमीन आती पे है। लाने का काम कर तो दिया मुझे लाइफ। अच्छा लगा कि आपने उन चीजों से सीखा बिल्कुल कि यार, हाँ आपने एक्सेप्ट किया, आपने मतलब बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं बिल्कुल सर। खेली कि वो इंटरव्यूअर ने कुछ गलत पूछ लिया, मैंने तो सच ही नहीं बोला। नहीं आपने नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। आप उन्होंने उन्होंने वो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत ही अच्छे थे, तो वो बहुत आपने ही वो अच्छे थे, एक्सेप्ट बट किया, लास्ट ईयर थोड़ा सा। वो हाँ। एक्सेप्टेंस तो ही सर ये आपको साल क्या मतलब हुआ। इस साल आपको 48 तक पहुंचाया, तो इस साल में यस क्या सर। डिफरेंट था? यस सर। हाँ तो सर इस साल मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने जो लास्ट ईयर उसके सब सब जो पुराने जो सिलेक्ट हुए लड़के हैं या नई सिलेक्ट भी हुए हैं, उन सबके मैंने इंटरव्यू के मैंने प्लेलिस्ट बनाई, मेरे मोबाइल में है भी वो। मतलब मैंने एक इंटरव्यू स्ट्रेटेजी नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई थी और उसमें से मैंने सब सेव करके रखा था। मैं सेव मुझे कभी कभी देखना है, 10 मिनट हो 15 मिनट हो निकाल के देखना है, बस रोज देखना है। तो सर मैंने क्या किया कि मैंने वो सब ऐसे प्लेलिस्ट निकालता था और रोज 5 मिनट 10 मिनट हो तो देखता था। और जब मैंने मेंस निकाली, मेंस मेरी क्लियर हुई, तो उसके बाद में भी मैंने बहुत सारा मैं बैंकिंग वगैरह सब पढ़ता ही था,
स्टडी आईक्यू से पढ़ता था मैं, करंट अफेयर्स में उनका बैंकिंग अवेयरनेस भी सेक्शन होता है, तो वहाँ से पढ़ता था मैं। और मैंने बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर में 1-2 क्वेश्चन पूछे थे बैंकिंग पे शायद, तो उसमें मुझे नहीं आए थे वो क्वेश्चन भी। तो वो भी अच्छे से किया प्रिपरेशन। और बेसिकली था मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने अच्छा स्माइल वगैरह देना, मैं खुद प्रैक्टिस करता था शीशे के सामने बैठ के कि मुझे ऐसा ऐसा बैठना है, क्योंकि मुझे तो पता था मैं कितनी मॉक्स दूंगा, मतलब मॉक इंटरव्यू दूंगा, तो उसकी और उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। करेक्ट। क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं अगर मॉक दे रहा हूँ तो मुझे पता है मेरा मॉक ये आदमी लेने वाला है, या रवि सर लेने वाले हैं मेरा मॉक। तो मैं को पता है ये आदमी मेरा लेने वाला, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी पता रहता है ना सर अपने को कि ये आदमी लेने वाला है। पर एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं पता होता है कि अपने अब कौन पैनल है, कौन कर है। और वो सब बड़े-बड़े लेवल के सीजीएम लेवल के लोग होते हैं, तो उनके सामने और ऐसे ऐसे आदमी के सामने जिसको अपन पहचानते हैं, उसके सामने बहुत डिफरेंस रहता है। तो मैं ऐसे ही इमेजिन करता था कि मेरे सामने बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है, और बस वो आदमी के सामने मैं वैसा काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहता था कि भाई ये हुआ तो मैं। और सर सबसे मेन बात इंटरव्यू में ऐसी थी कि मैंने यूपीएससी के भी इंटरव्यू को देखा, मैंने सब सारे 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 इंटरव्यू को देखे, आईबीपीएस पीओ हो, यूपीएससी हो, मतलब जो भी इंटरव्यू, जिस भी एग्जाम में इंटरव्यू होता है, उसका मैंने देखा कि कैसे लोग मॉक देते हैं, कैसे वो उनका उसको फीडबैक मिलता है। तो वो मैंने सब देखा। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा खुद को किया, मतलब ट्रेन भी किया कि कैसे मुझे दिखना है वगैरह वगैरह सब। और बाकी सर फिर मेरा इंटरव्यू शुरुआत से ही अच्छा था। मुझे पहला क्वेश्चन तो उन्होंने ऐसा पूछा कि दर्शित, यू हैव स्कोर्ड 96% इन 10th एंड 80% इन 12th, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो मैं एक्सप्लेन तो ऐसा नहीं बता सकता था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से सीखा था कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना है। फिर सर शुरुआत में उन्होंने मुझे पूछा, मैंने वो डिस्क्राइब कर दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सीआरआर क्या होता है, फिर मैंने वो बता दिया। मेरे लिए कुछ हार्ड नहीं था वो। 5 लोग थे पैनल में, 5 लोग थे टोटली। और फिर उन्होंने पूछा कि देखो अदर्शित, मुझे बताओ कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? वो चेयरमैन जो सर थे उन्होंने पूछा। मैंने कह दिया कि सर मुझे लगता है कि मुझ में वो क्वालिटीज मुझे बाहर, मैंने ऐसा बहुत ह्यूमिलिटी से बताया कि सर मुझे नहीं पता कि बाहर जो लोग बैठे हैं उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो मेरे से अच्छी भी हो सकते हैं। बट सर मुझे जितना पता है, मेरी लॉयल्टी, मेरा हार्ड वर्क, और मेरा कंपेश आई एम अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। और सर मेरे में एक सिचुएशनल अवेयरनेस है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब क्या होता है, तो मैंने डिस्क्राइब किया कि सर ऐसा होता है। और सर मेरे मन में जो 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 लोग हैं, जो आर नॉट, हु आर अनप्रिविलेज्ड, उनके प्रति मेरे मन में बहुत एम्पैथी है, मुझे उनको हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, वो बहुत इम्प्रेस्ड थे वो सुन के। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि देखो, व्हाट इज अ बैंक, मैंने पूछा बैंक क्या होती है, मैंने बता दिया बैंक वगैरह। और फिर जो दूसरे से उन्होंने दूसरे सबको पूछा कि आप पूछो क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी बर्थ प्लेस जालना थी ना, जालना जालना महाराष्ट्र। तो उन्होंने पूछा कि बताइए जालना जालना का अपने देश की इकोनॉमी पे क्या इम्पोर्टेंस है। तो मुझे पता था कि जालना महाराष्ट्र का स्टील हब है, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे सीड इंडस्ट्रीज है। मैंने बता दिया उनको कि सर स्टील इंडस्ट्रीज है, सीड इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब वहाँ की एमआईडीसी बहुत बड़ी है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप 3 स्टील प्लांट के नाम बताइए, 3 सीड इंडस्ट्रीज के नाम बताइए। अब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही वहाँ पे हूँ, तो मुझे सब पता था। फिर उन्होंने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन औरंगाबाद से हुआ है, तो औरंगाबाद का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए। तो मैंने बताया कि मुगल पीरियड में वो कुछ साल के लिए देवगिरी जो थी, औरंगाबाद को पहले देवगिरी बोलते थे, तो वो उनकी कैपिटल थी मुगल्स की। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उसको वापस वहाँ पे दिल्ली को लेके गए। फिर औरंगाबाद के बीबी का मकबरा है, और औरंगाबाद इज अ सिटी ऑफ 52 डोर्स, तो वो बताया मैंने। तो वो काफी उनको अच्छा लगा कि यार इसको पता है कि ये का। फिर मुझे मेरा जो शहर है, मतलब जब मैं जहाँ रहता हूँ बुल्ढाना में, तो वहाँ पे एक लोनार नाम के एक छोटा सा गाँव है। तो सर लोनार का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऐसा है कि 52,000 ईयर्स एगो यहाँ पे एक मेटेरोइड गिरा था वहाँ पे। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक सॉल्ट लेक बना है, जो भारत का तो एकमात्र है, पर दुनिया में 3 ही है वैसे। 2 ब्राजील में है और एक बुल्ढाना में है। तो बुल्ढाना इज हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी थी, उनका ये बर्थ प्लेस है।
तो मैंने वो सब बता दिया, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि बोले यार आपको सब डिटेल पता है सब कुछ। तो ठीक है, बोले मुझे डिफरेंस बताइए, बोले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटेओराइड एंड मेटेओराइट। उन्होंने मुझे ये पूछा। सर लकीली मैं वो पढ़ के गया था। मैंने बोला सर, जब कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रहता है, वो जब स्पेस में फ्लाई करता है तो उसे मेटेओरॉइड बोलते हैं। जैसे एस्टेरॉइड होता है, उसे मेटेओरॉइड बोलते हैं। और जब वो when it enters into the अर्थ एटमॉस्फेयर, और जब वो गिरता है तो उसे मेटेओराइट बोलते हैं। तो रॉइड और रॉइड का जो डिफरेंस मैंने बता दिया, उसी वक्त उन्होंने मुझे बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा। उसी वक्त उन्होंने मुझे बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपका जो सरनेम है मोहरिर, वो एक मैडम थी, उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या होता है। तो वो मुझे थोड़ा सा आया, पर मैंने इतना नहीं बता पाया। तो और एक दो बैंकिंग क्वेश्चन थे, और फिर बजट पे पूछा, बजट मैंने बता दिया। फिर मुझे एमएसएमई के बारे में पूछा, एमएसएमई के बारे में मैंने बता दिया। और एक दो सवाल थे जो मुझे अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, जिसका मैंने आंसर भी नहीं दिया था शायद। तो उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने लास्ट में मुझे वेरी गुड बोल दिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा बोल दिया उन्होंने मुझे। बट मैं बिल्कुल शांत था, मैं बिल्कुल ही शांत था, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना चाहता था। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर सर क्या हुआ, जब मैं बाहर आ रहा था ना, तो मेरा मास्क जो था, मैंने सर मेरे हाइस पे रखा था, मैंने मेरे पॉकेट्स में नहीं डाला था। तो उस वक्त क्या हुआ सर, तो मेरा मास्क नीचे गिर गया। और मुझे वो बहुत ही थोड़ा सा अजीब फील हुआ, उनको भी थोड़ा अजीब लगा कि यार इसने मास्क, मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरे 2 मार्क गए होंगे कि उसने इसके पॉकेट्स में क्यों नहीं डाला। तो वो थोड़ा सा मुझे उनको भी अजीब लगा। और मैं थोड़ा सा फास्ट बाहर आ गया, तो फिर थोड़ा सा उसके वजह से 2 मार्क कटे हो गए, नहीं तो 50 आउट ऑफ 50 मिलने चाहिए थी इसमें। ओवरऑल आपका इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ आपको, क्योंकि आपको अरे जो मेन चीजें हैं वो आपको सब पता थी अपनी सिटी के, और मतलब ये यस बेसिक अवेयरनेस है जो आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में होनी चाहिए। यस सर, और यस बेसिक बैंकिंग भी आपने अच्छे से की थी तो वो भी अच्छी थी, और जीए यस तो सर, यस आपकी यस। पहले ही अच्छी थी। तो ये हुआ आपका इंटरव्यू का। तो मतलब कि फुल प्रेपरेशन इज द की टू सक्सेस, एंड फुल प्रिपरेशन। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इवन इफ यू थिंक दैट यू यस आर यस, ये बिल्कुल सर, वेल। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट, तभी मैं आप रिजल्ट के पहले दिन, तभी मैं इंटरव्यू में रिजल्ट के पहले दिन तक, क्या एग्जाम के पहले दिन क्या बोले सर आपने? मैं कह रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं नहीं होना, अगर आपको पूरा लगे कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो तो भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये आपकी इंटरव्यू की सक्सेस की कहानी थी। अब मेरे को बात करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स पे, कि आप कह रहे हैं कि आपको यस। बिल्कुल मतलब बहुत डर लगता था, तो हाउ कम यू बहुत डरा था। स्टार्टेड एंड यू कवर्ड योर बेसिक्स, एंड फिर आपने मतलब कैसे उस पर एक ग्रिप हासिल की जी जी क्वांटिटेटिव जी एप्टीट्यूड। सर। सर बेसिकली पुणे में मेरे एक भैया है जो अभी जॉब करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में करते हैं। और वो उन्होंने उनके एक दोस्त थे जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रवीण सर नाम है उनका। तो उनने मेरे बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरे भैया ने मतलब कुछ महीनों बाद मुझे जब क्वांट में बहुत ही दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने मुझे उनसे मेरी बात करवाई कि देखो यार ये बंदा है, मेरा भाई है, तो यार ये क्वांट में बहुत ही वीक है। और वो जो भैया थे ना, तो वो खुद एसबीआई पीओ थे, उन्होंने जॉब छोड़ दिया था। वो कैट 99 परसेंटाइल था उनका, और कैट में भी, और वो आईआईएम में भी लगे थे शायद, उनने वो भी छोड़ दिया। तो वो प्राइवेट क्लास उनका था, वो क्लासेस भी लेते थे। और वो मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग था, तो उसकी वजह से उनको जॉब की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस ऐसे ही मतलब उनका किसी को गाइड करना वैसा वगैरह था। तो मैंने उससे मुलाकात की। मेरा कॉन्ट जैसे मैंने बताया कि बहुत वीक था, तो मैंने उनके पास में गया, कुछ दिन रहा वहाँ पे पुणे में। और फिर मैंने उनसे बेसिक बेसिक जो था मेरा, जो जो मुझे नहीं आता था, जो बेसिक पॉइंट्स का रहता है सब, तो मैंने वो सब क्लियर कर लिया। और वो जैसे कि वो एसबीआई पीओ ऑलरेडी थे, मतलब वो लगे हैं वो थे, तो उनको एसबीआई पीओ कैसे क्रैक करना है उनको सब पता था। ठीक, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, कौन सा नहीं करना होता है, क्या, कौन से क्वेश्चन को कभी हाथ नहीं लगाना, कौन से क्वेश्चन को कैसे करना, तो वो सब मुझे गाइड करते थे बराबर से। तो जब मैंने पहली, और रीजनिंग भी वो मुझे सिखाते थे, वो बहुत अच्छे से बताते थे। रीजनिंग में मैं बहुत प्रैक्टिस करता था, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता था। और मैं
सर मेरा ऐसा था कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे ना, इंग्लिश, जीके और डिस्क्रिप्टिव का, उनकी प्रिपरेशन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। और ये जो सर थे मेरे, जो वो मुझे जितना बताएँगे, मैं उतना ही करता था। मैं उतना उससे ज़्यादा मैंने ना किया है, ना मैंने मैंने करने की सोची थी। क्योंकि जब से उन्होंने मुझे बताया था, जब से उन्होंने मुझे टिप्स दिया, तब से मेरे मार्क्स धीरे-धीरे बढ़ने लगे। थोड़े-थोड़े जितने मैं क्वेश्चन करता था, मैंने प्री में भी क्वांट का ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया था, 20 अटेम्प्ट था मेरा। रीजनिंग में ज़्यादा अटेम्प्ट था। टोटल 70 अटेम्प्ट था मेरा और मुझे 68.75 मार्क्स आए थे। 68.25 मार्क्स थे। 70 ऐसे कुछ तो भी मेरे वन एक ही क्वेश्चन शायद गलत था। तो ऐसा कुछ तो मेरे मार्क्स 68.75 मार्क्स थे शायद। तो बहुत उनका मैं मतलब मैं जो भी आज क्वांट में हूँ तो उनकी वजह से हूँ बस। एक एक मेरा सिंपल सा सवाल है, आप उसका बिल्कुल कम शब्दों में जवाब देना कि एक मेंटर का कितना रोल है, मतलब लाइफ में भी और सर एग्जाम सर प्रिपरेशन में भी। सर मैं कहूँगा कि एक मेंटर जो होता है ना सर, कि वो उसकी वैल्यू इर्रिप्लेसेबल है। अगर आपके पास कोई मेंटर होगा, तो बिल्कुल आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि उनके बिना आप खुद से ऐसी एग्जाम, इतनी बड़ी एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो इतनी बड़ी एग्जाम आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी लगेगा साथ में, कि जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको मोटिवेट करेगा कि भाई नहीं, यू कैन डू इट। जो करेक्ट। आपको जब कोई मॉक से मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, और मैंने कभी भी फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है। आपको क्लियरली बताऊं तो मैंने कभी भी फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है। मैं पहले से एसबीआई में क्लियर था कि एसबीआई पीओ ही निकालना है। तो उसकी वजह से मैंने कभी फुल लेंथ मॉक नहीं दिया। उन्होंने मुझे बताया था सेक्शनल मॉक ही देना है, जितना दिया है उतना उसको एनालिसिस करना है। अब हम कहाँ पे रॉन्ग थे। कभी भी एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं सोचना है कि वो कोई क्लर्क की एग्जाम नहीं है कि मेरा पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्वेश्चन को पहले देख लेना है कि ये मुझे आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो उसके बाद मैंने वैसा वैसा उन्होंने जो बताया वो किया, और सब अच्छा हुआ। और फिर इस साल भी मुझे 120 मार्क्स। इसके बाद है ना, हम जनरल अवेयरनेस की मैं बात करना चाहूंगा। मैं आपसे ये तो नहीं हाँ सर, पूछूंगा बिल्कुल सर। कि आपने कैसे तैयारी की, क्योंकि आपने यूपीएससी टाइम से ही काफी मतलब बेस बना लिया था हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल आपसे सिर्फ बिल्कुल इतना बिल्कुल सही। पूछूंगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आज के सिनेरियो के हिसाब से कैसे जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सर। सर मैं अभी अभी जो है ना सर, मैंने पहले भी कोई पेपर देखे थे। अभी है ना सर, बैंकिंग में जो है ना, थोड़ा एसबीआई पीओ के हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा डीप आस्क हो रहे हैं। आईबीपीएस पीओ का भी देखा होगा आपने, लोगों के मार्क्स 5-5 6-6 मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। तो क्या हो रहा है सर कि बहुत ज्यादा डेप्थ बढ़ रही है ये साल, अभी अभी इस साल से। क्योंकि पहले बच्चे जीके के भरोसे पे जाते थे और पेपर निकाल के आते थे। तो अभी आपको ना थोड़ा सा, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन होता है बैंकिंग करंट अफेयर्स का, तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से करना पड़ेगा। आपको डेली खुद का, मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं। पहले ऐसा होता था कि जब मेंस प्री हो गई तो 10-15 दिन में जीके कर लिया और फिर दे दिया पेपर, 25-30 मार्क आ गए। ऐसा अब ऐसा नहीं होगा, मुझे तो लगता है ऐसा कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रही है तो जीके भी ज्यादा टफ हो रही है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि डेली प्रिपेयर करो। एक सोर्स, एक या दो सोर्स अच्छे से प्रिपेयर करो। और सर सबसे बेस्ट, सबसे मेन है कि उसको रिवाइज करो, बहुत बार रिवाइज करो। जो भी आप जीके पढ़ रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये साल में था कि कोविड का था, वो एक क्वेश्चन था ग्रीक लेटर वाला, कि कोविड का, ये ओमिक्रॉन का शायद, ये ओमिक्रॉन कौन से इसका ग्रीक लेटर है। तो वो था कुछ 15 या कुछ तो वैसा था, वो मुझे पता था। तो अभी है ना सर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैं असल में मैं बताता हूँ कि स्टडी आईक्यू यूज करो या फिर स्लॉट यूज करो, बट ऐसा नहीं है। आपको आपको ऐसा ऐसा सोचना होगा कि स्काई इज द लिमिट नाउ। आपको क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस बैंकिंग पे यही क्वेश्चन आएगा कि कौन से बैंक ने कितना लोन दिया है, या ये ऐसे सवाल अब मुझे लगता है कि कम होंगे। जो आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, जो भी आप अ, मतलब ऐसा नहीं कि ये सोर्स है और इसमें से इतना करो इतना आ जाएगा। नहीं, आपको आपकी माइंड, आपके कान सब खुले रखने हैं, आपकी आईज़ खुली रखनी है। न्यूज़ जब देखते भी हो तो अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो भी निकालना, छोटे-छोटे नोट्स निकालने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जीके की स्ट्रैटेजी वर्क करेगी और उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। तो एक और कॉम्प्रिहेंसिव। सर मैं और
और मैं बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू का मैं कोई उनका उनका ये नहीं हूँ, मुझे उन्होंने कुछ पैसा भी दिया नहीं है। बट जो गौरव गर्ग सर है ना सर, तो उनका मुझे क्यों अच्छा लगता है कि वो जो सिखाते हैं ना, वो बार-बार पिछला भी रिपीट करते हैं। जो उन्होंने आज तारीख है, 18 तारीख है, तो अगर उन्होंने 18 तारीख को सिखाया तो 14 तारीख का फिर से एक बार रिपीट करेंगे, फिर से एक बार 12 तारीख का रिपीट करेंगे। मेरा टिफिन वाला आ गया था यहाँ। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो यही है कि आप कह रहे हो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए और आपको बिल्कुल सर, कॉम्प्रिहेंसिव एकदम, फ्रीक्वेंट रिविजन्स होनी चाहिए, और जिन सर का फ्रीक्वेंट आपने रिवीजन। नाम लिया स्टडी आईक्यू का, वो भी बार-बार वो चीजें बार-बार हाँ, रिपीट करते हैं, इसलिए आपके दिमाग में वो बैठ जाता रिपीट है। करते हैं। और थोड़ा-सा मतलब आपको डीप। और सर एक बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे भी है बहुत सारे सोर्सेज़, जैसे पाथ फाइंडर नाम का चैनल है, करेक्ट। वो पाथ वो फाइंडर है, वो स्टडी ग्लोज है। वो टीचर्स भी थोड़े मतलब स्टडी आईक्यू से ही उधर जाके उन्होंने चल हाँ, हैं। तो हाँ, तो सर उसका क्या फ़ायदा होता है मालूम है क्या? जब आप वो सुनते हो ना डेली का डेली, तो आपको करंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं इन द वर्ल्ड, तो उसके बारे में आप अवेयर होते हो। जो करंट फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो गए, कुछ भी होगा, तो उसके बारे में आप अवेयर हो जाते हो। और फिर आपको कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो आपको इंटरव्यू में भी बेनिफिशियल होते हैं। आपका जो परसेप्शन है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, आपकी कवरेज भी आपके दिमाग की जो बिल्कुल, बिल्कुल। जो मतलब खिड़कियां हैं वो थोड़ी ज्यादा दूर तक खुलती हैं, ताकि फिर आपको इंटरव्यू में भी आपके यस, दिमाग में पॉइंट आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी पॉइंट आते हैं, तो हर जगह आपके लिए बिल्कुल, बिल्कुल, सिचुएशन हो जाती है अगर आप ये सब कुछ डेली करंट बिल्कुल सर, अफेयर से अवेयर रहें तो। बिल्कुल। ठीक है, तो बाकी आपने जो रीजनिंग के बेसिक्स हैं वो कैसे कवर किए थे? रीजनिंग बेसिक्स भी सर ऐसे ही मेरे मेरे 2-3 दोस्त थे, जो ऑलरेडी एक आरबीआई असिस्टेंट है, एक एसबीआई में क्लर्क है, अक्षय खिल्लारे नाम का मेरा दोस्त है। तो ऐसे मेरे 2-4 दोस्त थे जिन्होंने मुझे बेसिक-बेसिक बताया था कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। पर जब जैसे मैं यूपीएससी कर रहा था, एमपीएससी कर रहा था, मेरी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसमें एक सीसैट नाम का एक सब्जेक्ट रहता है। तो सीसैट में ना सर क्रिटिकल रीज़निंग मतलब वो सिलॉग, रिवर्स सिलॉग वो सब रहता है। तो उसकी वजह से मुझे रीज़निंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कभी भी। रीज़निंग मेरे लिए थोड़ा-सा मैं उसको उसके प्रिपेयर्ड था कि भाई ये मुझे मुझे मतलब क्वेश्चंस पता थे, पज़ल्स क्या रहती है, सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या रहती है, सब मुझे आई वाज़ अवेयर ऑफ दैट। तो ठीक है। सिर्फ मैंने प्रैक्टिस अच्छे से किया और फिर मुझे रीज़निंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और एक स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आएँगे तो ऐसा छुड़ाना है, ऐसा मार्क्स लेना है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप प्री का पेपर देने जाते थे, तो प्री के पेपर से पहले आपका क्या माइंडसेट होता था, और आप किसका सर? प्रीलिम्स एग्जाम से पहले तो आपका क्या माइंडसेट होता था, और हाँ, 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 हाँ। जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी, और आप किस हिसाब से पहले प्लान करके जाते थे कि मुझे इतने मार्क्स का करना है, या कैसे आपका ओवरऑल प्रीलिम्स के बारे हाँ, में अगर हाँ। आप बताना चाहें तो? हाँ, जैसे सर अभी एसबीआई पीओ का मैंने प्रीलिम्स दिया था, मतलब मैंने बाकी तो कोई दिया ही नहीं, मतलब मैं खुद को ऐसा बता नहीं चाहता हूँ, पर मैंने बाकी कोई प्रीलिम दिया ही नहीं है इस साल। मैंने सब फॉर्म भरे थे, बस एसबीआई का ही दिया था, बाकी कोई प्रीलिम दिया ही नहीं। तो सर देखिए क्या था प्रीलिम में मुझे पता था कि यार देखो अगर बहुत ज़्यादा पेपर ईज़ी रहा, तो कट ऑफ 70 तक जाएगी और बहुत टफ लास्ट ईयर जैसा टफ रहा तो 55 तक कट ऑफ रहेगी। तो मुझे पता था कि मुझे 75 तक मार्क्स लाने होंगे। मैं ऐसा ऐसा एक हिसाब लेके जाता था कि देखो 70-75 तक मार्क्स आने चाहिए। मुझे पता था कि इंग्लिश में मैं 30 मार्क्स तो मुझे आएँगे ही आएँगे। मुझे पता था कि मुझे मेरा इंग्लिश पहले से ही बहुत अच्छा था, तो मैं उस पे बहुत मेरा भरोसा था। इंग्लिश मुझे कभी धोखा नहीं सॉरी, दिया आज तक। आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप कह हाँ, रहे हैं हाँ। कि मतलब 30 आउट ऑफ 30 आपको ऑलमोस्ट श्योर था हर बार। मैं बस थोड़ा सा आपसे ये हाँ, जानना हाँ। चाहूंगा कि आप एस्पिरेंट्स को कैसे बोलेंगे कि आप मतलब कैसे इंग्लिश की तैयारी करें कि आप भी मतलब वो भी हाँ, हाँ। लेवल पे पहुंच पाए। इंग्लिश की बात करके फिर सर प्रीलिम्स आते हैं। ये मेरा एक बुक है, मैंने मतलब मैं खुद के लिए नोट्स निकालता था रोज़ इंग्लिश के। आपको दिख इंग्लिश रहा होगा इंग्लिश वोकैब की वोकैब नोट्स का है। के क्या निकालते थे आप ये? सर इंग्लिश के ही नोट्स निकालता था मैं वोकैब के नोट्स निकालता था। करेक्ट। मैं आपको ग्रुप पे डाल दूँगा उसका पीडीएफ वगैरह, जो कुछ भी होगा। तो क्या होता था सर मेरे पास ये ऐसे कुछ बुक्स हैं अ, जो मैंने यूपीएससी के लिए यूज़ तो क्या होता था मुझे मैं रीडिंग की बहुत अच्छी आदत थी मुझे। मैंने कभी एडिटोरियल वगैरह कुछ रीड नहीं किया। जो भी मेरे सामने मेरा अभी जो
क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, देखिए देखिए, ये जो है ना सर, रुकिए सर, एक एक सेकंड में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मंथली एडिटोरियल कंपाइलेशन आता है, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि आईएएस का। तो ऐसे में ऐसे पढ़ता था, जो भी आता था ऐसा, बस एडिटोरियल उसमें से जो कंपाइलेशन। वर्ड कंपाइलेशन, बस ऐसा कुछ नहीं कि वो द हिंदू का ही हो या टाइम्स ऑफ इंडिया का, ऐसा कुछ नहीं। जो दिखा बस डाउनलोड कर दिया, सब फ्री में है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत उसका वो पैसे लगते हैं। बस उसमें से जो अच्छा लगा वो एडिटोर पकड़ने का, जिसको एक फिनशॉट्स नाम का ऐप है, फिनशॉट्स नाम का एक ऐप है। तो उसमें सब फाइनेंशियल एडिटोरियल आते हैं अच्छे वाले, एकदम बहुत अच्छे से। जो एसबीआई पीओ के मेंस में जो ये होती है ना, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो सारे के सारे फाइनेंशियल और ऐसे ऐसे हिसाब के रहते हैं। तो उसके उसके हिसाब से मैं पढ़ता था। और वो उससे मेरा क्या हुआ सर, कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता गया, डे बाय डे, डे बाय डे। और मैं पहले से, मतलब मैं पहले मराठी मराठी मीडियम में था। तो मुझे मेरे मेरे खुद पे जैसा थोड़ा सा ये था कि यार मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। तो मैं डेली एक यूट्यूब पे एक चैनल भी है, इंग्लिश स्पीचेस नाम का, तो वो सुनता भी था बहुत सारा। मतलब ये मैं सिंस 2014 कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो ओवर द हाँ, ये ओवर द नाइट प्रोसेस हुआ। प्रोसेस है, काफी स्लो प्रोसेस है इंग्लिश का, बट बहुत, आपको पता नहीं चलेगा कब आप हाँ इंप्रूव हाँ होगे अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते जाएंगे। हाँ। पर मैं एस्पिरेंट्स को पर मैं एस्पिरेंट्स को इतना इतना जरूर बता सकता हूँ कि आपको अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मेरा ग्रामर खराब है तो मेरे मार्क नहीं आएंगे। आप रीडिंग अच्छी रखिए, आपकी रीडिंग, और आप जो रीड करते हो उसमें आपको जो नहीं समझ में आते वर्ड्स, वो लिख के लीजिए बाजू में। आपके कोई आप कोई बुक लीजिए, उसमें रोज लिखे जाइए, उसका मीनिंग लिखिए। और उससे जो सेंटेंसेस और ज्यादा सेंटेंसेस बनते होंगे, मतलब अब समझो, मैं एक एक वर्ड आपको बताता हूँ, समझो इनोवेशन, समझो अभी इस पे लिखा है इनोवेशन। अभी आधे बच्चों को नहीं पता है इनोवेशन का मतलब क्या है। तो उसका मतलब इनोवेशन मतलब कुछ नया ढूंढना। तो ठीक है, तो उसको उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इनोवेशन को सेंटेंस में कैसे यूज करना पड़ेगा, तो वो भी लिख लेना। और उसको बार बार रिवाइज करना, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद। इसकी वजह से क्या होगा, ऐसा नहीं है सर, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखे, वो ट्रिक्स बताते हैं, मतलब इनोवेशन, इन ओवे, ऐसा कुछ तो बता देते हैं। और फिर उससे सर 2-3 आपको ज्यादा से ज्यादा 10-15 वर्ड्स याद रहेंगे। कोई न्यूमोनिक्स बना लेना उससे नहीं होगा सर। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको अच्छा है, उतनी आपकी वोकैब अच्छी होगी। जितनी आपकी वोकैब अच्छी होगी उतना आपको आरसी में बेनिफिट होगा। और उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं 30 आउट ऑफ 30 लेके ही आऊंगा। वर्ड स्वैप रहता है, पैरा जंबल रहता है। तो पैरा जंबल में भी आपको समझ में आ चाहिए, पैरा जंबल में कोई रूल नहीं रहता है कि भाई ग्रामर का ये सब्जेक्ट फॉर्म एग्रीमेंट और ये लाओ, क्वेश्चन टैग लाओ, उससे नहीं होगा। जितना आप अच्छा से कॉम्प्रिहेंड करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बस मेरे को ये ना मेरी स्ट्रेटेजी है सर। ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप मराठी मीडियम से थे, फिर भी आपने इंग्लिश में मतलब इतनी ऑलमोस्ट हाँ सर, हाँ परफेक्ट सर। महारत हासिल कर ली कि आप एटलीस्ट जी बैंक सर, एग्जाम्स में डेफिनेटली, तो ऑलमोस्ट फुल मार्क्स लाने डेफिनेटली सर। कैपेबल है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, वो यही कहते रहते हैं और सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि हम नहीं कर सकते। इंस्टेड अगर वो उसकी जगह रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो आवर्स हैं, जो घंटे हैं, उनको लगाने चाहिए, जो एफर्ट्स लगाने चाहिए वो बिल्कुल करेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, अब आपको बिल्कुल मैंने सर, बीच में बिल्कुल रोक सर। दिया था, आप प्री का बता रहे थे कि प्री में आपके मतलब इंग्लिश में आपने प्लान कर लिया था कि ऑलमोस्ट मेरे हम्म, 28, 29, 30 नंबर तो पक्का आएंगे 30 में से। हाँ तो सर, हाँ सर। लगभग 70, 75 नंबर आप लाना चाहते थे। तो आप आपने क्या, लाना चाहते थे। बाकी और क्या प्लान था क्वांट और रीजनिंग का उसमें? बाकी क्वांट रीजनिंग में तो सर मुझे पता था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं कि जो, मतलब जो स्ट्रेटेजी थी, तो जो बेसिक नंबर सीरीज होती है क्वांट में, जो उसके 5 मार्क रहते हैं, अप्रोक्सीमेशन रहता है, तो पहले वो जो अपने हाथ के मार्क से वो ले लेने के। रीजनिंग में भी जो सबसे बेसिक बेसिक चीजें होती है वो कर लेने की। और फिर जो बाकी का टाइम जो रहा है, तो उसमें फिर कमर्शियल मैथ्स के क्वेश्चन रहे, जो अगर आ रहा है तो छुड़ाओ, नहीं हुआ तो नहीं छुड़ाओ। इस बार मेरे क्वांट में शायद 15 अटेम्प्ट थे। 15, ज्यादा करता ही नहीं था मैं, 15 अटेम्प्ट थे। रीजनिंग में शायद 25 थे, 25। हाँ। और इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट था। तो मतलब एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेता था मैं कभी भी एग्जाम में, यार ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा में भी उसको डाउट होगा तो नहीं करने का, एक्यूरेसी 100% रखने की बस। तो आप आपकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आपको उन पे पूरा भरोसा है,
और आपके जो पूरा वीक भरोसा था, है पूरा उन पे भरोसा। भी आपने एक्नॉलेज किया है उस चीज को कि हाँ थोड़ा सा हाँ, उस वीक है पे तो यहाँ पे वर्क किया हाँ, उतने ही करूंगा बिल्कुल सही, जितने मतलब करने चाहिए, और ओवरऑल मेरे करनी मार्क्स चाहिए। आने से मतलब है, मुझे ये मतलब नहीं है कि मुझे सब बस, बस, फुल मिले। बस, बस, ठीक है, तो बस, ये बस, बहुत बस। कैलकुलेटेड आपकी चीज थी, तो ओवरऑल आपकी जो सारी स्ट्रेटेजी है ना बड़ी कमाल की है और बहुत प्लान्ड वे से आपने और वो हाँ जो सर, आपने वैल्यू हाँ सर, बताई बिल्कुल। प्लानिंग की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी सर कि प्लानिंग प्लानिंग हार्ड प्लानिंग मतलब क्या है सर, मालूम है क्या? जो मेरे सर थे प्रवीण सर, वो बंदा इतना सही बंदा था। मतलब वो उसने उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि भाई देख, उन्होंने मुझे, मैं ऐसा था कि नहीं, ऑल सब अटेम्प्ट होना चाहिए सब, मेरा ऐसा पहले माइंडसेट था। उन्होंने फिर मुझे बताया, बहुत अच्छे से समझाया कि भाई देख, ऐसा नहीं होता है, एसबीआई पीओ एक अलग लेवल की एग्जाम है, एसबीआई पीओ में ऐसा, उन्होंने खुद ने क्रैक किया था। उन्होंने उनकी स्ट्रेटेजी बताई, मुझे बैठा बैठा के समझाया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो उसकी वजह से सर फिर मैंने फिर मेरा माइंडसेट बन गया कि नहीं, व्हाट ही इज टेलिंग इज करेक्ट। मैं जो सोच रहा हूँ वैसे उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। पास होना होगा तो ये बंदे ने जो बताया वही होगा। और वो स्ट्रेटेजी पहले बार भी वर्क हुई, ये बार भी वर्क हुई। बस ऑलमोस्ट आपने सब कुछ मेरे को अच्छे से बता दिया है, और मतलब हाँ हाँ आपकी हाँ बातें हाँ सुनने सर। के बाद मुझे लग रहा है कि आप मतलब सच में ये सीट डिजर्व करते थे, और यू वर अ वेल डिजर्व कैंडिडेट। तो फाइनली जाने से पहले यस सर, मैं यस सिर्फ ये बोलूंगा आपको कि द स्टेज इज ऑल योर्स, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को, फाइनल टिप्स? सर। सर सबसे पहले जो भी बच्चे हैं, जो मैं खुद एसबीआई के लिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे बाकी एग्जाम में स्पीड वगैरह इसमें मुझे सच में पता नहीं इतना ज्यादा कुछ। पर अगर मैं एसबीआई पीयू की बात करूं, तो सबसे पहला, अगर क्वांट रीजनिंग में आप स्ट्रांग हो तो उसको और स्ट्रांग बनाओ। अगर आप इंग्लिश जीके में स्ट्रांग हो तो आप उसे और स्ट्रांग बनाओ। लेकिन आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मत रखो कि उसको मैं साइड कर दूंगा, इससे नहीं होगा। हाँ, सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको जितना आप नरिश करोगे, जितना आप उसको एनरिच करोगे, उतना वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। और जीके में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप एक दो सोर्स यूज करो, पर आप रोज न्यूज देखते जाओ टीवी पर। क्योंकि आपका जो टीवी पर भी ऐसी छोटी छोटी न्यूज आती है सर, कि जो आपको एक आध दो मार्क्स दे के जाते हैं, बहुत मैटर करता है। मेरा एक दोस्त है सर, उसको 53 पॉइंट समथिंग मार्क आया है, उसका पॉइंट 29 मार्क से उसका सिलेक्शन रह गया इस बार। मैं आपको उसका स्कोर कार्ड भी भेज दूंगा। उसका पॉइंट 29 से इस पर सिलेक्शन रहा है। तो एक एक मार्क यहाँ पे वैल्यू करता है। मैं ऐसे ही बोलोगे कि मेरी 26 मार्क्स की लीड है तो कुछ भी करो, ऐसा कुछ करो नहीं। आप सारी जो रिस्क लेंगे वो कैलकुलेटेड लो। मेरा मेंस में क्वांट का अटेम्प्ट 14 ही था। मैंने बिल्कुल एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं किया। किसी भी ऐसा मत सोचो कि यार पेपर इजी है तो सबके लिए इजी होगा तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता हूँ। ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में आप खुद के मार्क्स कम कर लोगे। आप खुद को बहुत बड़ा मत समझो कि भाई मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लूंगा। तीसरा मतलब सर, मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि रीजनिंग में प्रैक्टिस रोज करो, पजल्स रोज अटेम्प्ट करो। सेक्शनल अटेम्प्ट करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शनल भी आपको ओवरऑल मार्क देना है तो दो। पर मेरी वो स्ट्रेटेजी नहीं थी। मैं सेक्शनल देता था। और उसको रोज जो भी आप दोगे, जो भी आप अटेम्प्ट करोगे, जितना आपका गलत हुआ है उसको बस सी कि भाई अब मैं कहाँ गलत हूँ, वेयर आई एम लैकिंग, मेरा लैकुना कौन सा है। और जब सर आपको पता चलेगा ना कि मैं ये क्वेश्चंस जो पेपर में अगर आएंगे, क्योंकि बैंकिंग में तो एक पैटर्न रहता है कि ये क्वेश्चन इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब सिलॉग है, रिवर्स सिलॉग है, मतलब जो भी अपना सो रहेगा। तो उसमें से मेरा स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरी वीकनेस कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं ये जो क्वेश्चन अगर आए तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, अगर ये नहीं आया तो मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और इंग्लिश के बारे में तो बताऊंगा कि बस इंग्लिश में आप रीडिंग 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 और लिसनिंग। और मैं समझता हूँ कि जो आपके दोस्त लोग होंगे ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये सबसे मुझे लगता है कि आज के इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके अब जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो सब बच्चे अब समझो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उससे मराठी में बात करता हूँ। मैं पहले करता था ऐसा। फिर मुझे मेरे सर ने बताया कि जब भी आप बात करोगे ना अपने दोस्त के साथ, तो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। आपको नहीं भी आता होगा तो आप इंग्लिश में बात करने की, एक दूसरे को करेक्ट करो।
कि अगर मैं खराब बोल रहा हूँ तो मुझे भाई, अगर रॉन्ग बोल रहा हूँ, अगर ग्रामेटिकल मेरी मिस्टेक हो रही है तो मुझे बता भाई, तू अपन दोनों बात करेंगे। अगर अपना ग्रुप होगा तो अपन डिस्कशन भी करेंगे ग्रुप में, तो इंग्लिश में करेंगे। उससे क्या होगा सर पता है क्या? उससे ना सर, सबसे बेसिक आपको इंटरव्यू में इंग्लिश में बात करने से जो डर लगता है ना, वो खत्म हो जाए। Correct. आप सामने वाले से इंग्लिश में बात अच्छे से कर पाओगे। और दूसरी बात ये है कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि यार मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, और आपकी इंग्लिश भी अच्छे से इंप्रूव होगी। अगर मैंने आज एक कोई नया वर्ड पढ़ा है, अगर समझो एक वर्ड है पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड ये वर्ड है, तो इसका मैं उसको यूज कैसे करना है मैं मेरे दोस्त को बता सकता हूँ। तो उसको ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। और मैं जितना हो सके बोलूंगा कि इंटरव्यू में आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दो, क्योंकि इंग्लिश का एक अलग वजन पड़ता है। सब बोलते हैं कि नहीं यार, एक काम करो, आपकी जो लैंग्वेज है कोई अच्छा नहीं, हिंदी में दे दो। पर सर क्या है, इंटरव्यूअर को भी एक बंदा ऐसा लेना है जिसको इंग्लिश आती है। अगर 2-3 साल बाद मुझे बेंगलोर भेज दिया गया, तमिलनाडु, केरला, कहीं पोस्टिंग हो सकती है पीओ की, तो यार उसको अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको ऐसा वो सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इंग्लिश में इंटरव्यू दो, और जितना हो सके आप जो बात करते हो दोस्तों के साथ, किसी और मतलब घर में तो नहीं, पर जब आप प्रिपरेशन लाइब्रेरी में बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो हो सके तो चैटिंग भी करो तो इंग्लिश में ही करो, हिंदी में मत करो। और जो बातें भी करते हो तो उतनी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश यूज करते जाओ। उससे आप खुद को भी कॉन्फिडेंट बना रहे हो, और आपके दोस्तों को भी आप मतलब इन टेंडम, यू आर वर्किंग इन टेंडम। तो उस पे सर दोनों को बेनिफिट होगा, जो भी लोग कर रहे हैं उनको। Correct. बस मैं इतना बताना चाहूंगा। और डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है सर, डिस्क्रिप्टिव ये 50 मार्क्स का होता है। इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छा होगा, बस। अब एक सेक्शन से 2 सेक्शन अच्छे हो जाएंगे। तो अब लास्ट में आपने ना सब्जेक्ट यस। रिलेटेड पूरा समराइज कर दिया, लेकिन आपने मतलब मैं जो चाहता हूँ कि आप ये बोलें कि मतलब बच्चे अपने आप पे भरोसा कैसे बनाए रखें और कैसे मतलब उनको हार ना माने, मतलब बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। क्या सुनना चाहेंगे, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल लास्ट सर। सवाल है मेरा। मेरी 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 स्टोरी से आप देख लो कि मैं 12वीं पास हुआ, फिर मैंने ड्रॉप लिया। मैंने लाइफ में पूरी की पूरी मेरी जो आशाएं थी कि भाई मैं जो डॉक्टर बनना है, सब सब खत्म हुआ था। मतलब लिटरली अगर मैं बताना चाहूँ बच्चों को, तो आई वाज मतलब कभी कभी मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे कि यार अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त आगे चले गए थे। कुछ लोग डॉक्टर बन गए थे, कुछ लोग इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे, कोई आईआईटी में लग गया, कोई और कुछ हो गया, और मैं वहां का वहां था। 1 साल पूरा मैं घर में था। तो आप सोच सकते हो मेरी मेंटेलिटी कैसी होगी। मेरे फैमिली फैमिली तो मेरे साथ में थी। फैमिली के आगे कोई नहीं रहता है, फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, आपके अच्छे में आपके बुरे में। तो देखिए, तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि उसके बाद में मैं फिर बाउंस बैक किया मेरे लाइफ में, मैंने ग्रेजुएशन किया। जो बंदा सोता नहीं था, रात रात भर सिर्फ जागता था, मैं 6-7 महीने मैंने ये निकाले। मैंने 2-3 साल मतलब जब मैंने प्राणायाम योगा स्टार्ट किया, उसके बाद में भी मैं थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता था कभी कभी। बट मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने एक ब्रेव डिसीजन लिया कि मुझे यूपीएससी करना है। मैंने उसमें भी फेल्यूर झेला। मैंने उसके बाद में सर मैंने स्टेट पीसीएस भी दिया, उसमें भी फेल्यूर झेला। फिर मैंने बैंकिंग किया, उसमें भी 1 साल फेल्यूर झेला। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरे से बड़ा मुझे लगता नहीं कि फेल्यूर टेस्ट करने वाला, और लोगों के ताने सुनने वाला, और लोगों का मतलब मैं सोच आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इन वर्ड्स आई कैनॉट एक्सप्रेस व्हाट आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ। मतलब मेरे सभी दोस्त दोस्त जो अच्छे दोस्त बनाइए, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। ऐसे दोस्त मत बनाइए जो खुद को शो ऑफ करते हैं कि यार मैं तो देख, मेरे को 8 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। टॉक्सिक पीपल के साथ मत रहिए, मतलब वो आपको दे विल टेक यू नो वेयर। अच्छे दोस्त जो हो गए वो आपको मोटिवेट करेंगे, भाई तू कर सकता है। ऐसे दोस्त बनाइए। और कभी भी मैं तो सबको बताऊं कि कभी भी आपको कुछ लगे तो मैं हूँ। मेरा इंस्टा आईडी है, व्हाट्सएप भी नंबर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भी चैनल है, उस पर आप कोई मुझे पूछ सकता है, कोई दिक्कत होगी तो मैं जितना मुझसे होगा मैं सबको हेल्प करूंगा। बस इतना बोल सकता हूँ कि सबको बेस्ट ऑफ लक, और खुद पे भरोसा रखो। एक दिन वो आता है कि आप बिल्कुल। सिलेक्ट होते हो और आपको सक्सेस मिलती है। और ऐसा नहीं है कि यही एक चीज है कि इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो नहीं होगा। मैंने प्लान भी रखे थे मेरे, ऐसा कुछ नहीं था कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। बस खुद पे भरोसा रखो, अब आप और ये जितना जो हो सके पढ़ाई।
आपकी जो सारी जो स्टोरी है वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, वो एक कमबैक, मतलब आप ऐसे हीरो हैं जो मतलब बिल्कुल हर सर, बार बाउंस बैक कर रहे थे। आपको ये भी पता था कि अगर बैंकिंग में बिल्कुल भी नहीं हुआ बिल्कुल, तो भी मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा। तो वो कुछ ना कुछ कर जो लूंगा। भरोसा है, वो जो सारे एफर्ट्स हैं, वो एक दिन आपको फ्रूट बिल्कुल, करते हार्ड हैं। वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो वो आपको ये बात हर आपके दिमाग में बैठी हुई थी कि हार्ड वर्क विल पे ऑफ यू, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डेफिनेटली कितने भी डेफिनेटली फेलियर आए, देयर विल बी अ टाइम व्हेन दीज एफर्ट्स विल बियर मी अ फ्रूट। और वो आपने करके दिखाया, और मैं डेफिनेटली आई एम क्वाइट डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू। और आप दिल से भी काफी एक खूबसूरत इंसान है, तो उसके लिए भी आपको मैं बधाई देना डेफिनेटली, चाहता हूँ। तो बस यही यही बिल्कुल हमारा बिल्कुल सब इंटरव्यू इंटरव्यू सेशन इतना ही है।